जय हिंद। बच्चों, आज हम लोग परासरण एवं परासरण दाब के बारे में जानेंगे। परासरण एवं परासरण दाब देखो, हम प्रकृति अथवा घर में कई परिघटनाओं को देखते हैं। जैसे जब कच्चे आमों को अचार बनाने के लिए नमकीन जल में भिगोया जाता है तो कच्चे आम क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। मुरझाए हुए फूल को अगर हम पानी में रख देते हैं, ताज़े पानी में, तो जो है ताज़े हो जाते हैं। नमकीन जल में रखने पर क्या होता है कि कोशिकाएं जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, रुधिर कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। इन सारी बातों में इन सभी घटनाओं में, जैसे कच्चे आम को हमने नमकीन जल में जब रखा तो सिकुड़ गया, या मुरझाए हुए फूल को ताज़े पानी में रखने पर वो ताज़ा हो उठते हैं। इस सभी घटनाओं में एक बात जो समान होती है वो ये है कि ये सभी पदार्थ एक झिल्लियों से घिरे होते हैं, और ये झिल्लियाँ जो होती हैं या तो जंतु की होती हैं या वनस्पति मूल की। जैसे अगर कच्चा आम है तो उसकी जो झिल्लियाँ होगी वो वनस्पति की होगी, क्योंकि आम तो वनस्पति के ही हैं। लेकिन कुछ झिल्लियाँ संश्लेषित की जाती हैं, जैसे सेलोफोन की, तो इनको संश्लेषित मतलब बनाया जाता है। जो चीज़ आदमी बनाता है उसको संश्लेषण कहते हैं, मतलब कि कृत्रिम कहते हैं। तो होता क्या है कि ये झिल्लियाँ जो होती हैं वो एक फिल्म की तरह होती हैं। झिल्लियाँ जो होती हैं वो सतत, मतलब कि लगातार उसमें जो झिल्लियाँ होती हैं उसमें लगातार एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। छोटे छोटे क्या, बहुत छोटे, जिसको हम अति सूक्ष्म छिद्र कह सकते हैं। और वो अति सूक्ष्मदर्शी होते हैं, इसीलिए यानी कि वो दिखाई नहीं देते हैं। तो ये जो झिल्लियाँ होती हैं, ये झिल्लियाँ अति सूक्ष्मदर्शी छिद्रों से सतत रूप से उसका एक नेटवर्क जाल बना होता है। ये जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं इतने सूक्ष्म होते हैं कि इसमें कुछ जो विलायक होते हैं उन्हीं के अणु इस छिद्र को पार कर सकते हैं। यदि कोई विलयन है तो विलयन बनेगा कब? विलयन होने के लिए एक विलायक होगा, दूसरा विलेय होगा। विलायक होगा, दूसरा विलेय होगा। विलेय वह होता है जिसे विलायक में घोला जाता है। तो जो ये झिल्लियाँ होती है, उस झिल्लियों में जो छिद्र होते हैं इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि विलायक के अणु ही उसमें से गमन कर सकते हैं, उस छिद्र को पार कर सकते हैं, उस छिद्र से गुजर सकते हैं। विलेय के अणु उससे गुजर नहीं सकते। जैसे अगर कोई विलयन नमक और पानी का विलयन है। अच्छा, तो पहले इस झिल्लियों का नाम जान लेते हैं क्या होता है। इस झिल्लियों का नाम होता है अर्धपारगम्य झिल्ली। इंग्लिश में बोलते हैं सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि इसमें से विलायक के अणु ही गमन कर सकते हैं, विलेय के नहीं। जैसे अगर कोई नमक और पानी का मिश्रण है, विलयन है, और उसको एक अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजारा जाए। एक बर्तन हो गया, यहाँ पर एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दिया जाए और इधर पानी रख दिया जाए, पानी और नमक का विलयन रख दिया जाए, और इधर मान लो कि सिर्फ पानी है,
तो इस अर्धपारगम्य झिल्ली में से इस साइड से, जिस तरफ विलयन है इस साइड से पानी वाला अणु इस साइड चला जाएगा, जबकि नमक वाला अणु यहीं रह जाएगा। यानी कि विलायक के अणु, नमक का जो अणु है वो विलेय है नमक, और पानी विलायक है क्योंकि पानी में ही नमक घुलेगा। तो जल विलायक का अणु सूक्ष्म होता है विलेय के अणु के तुलना में। तो जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है उससे जो है विलायक के अणु तो आसानी से गुजर जाते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से, जबकि विलेय के अणु नहीं गुजर पाते। इंग्लिश में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली को। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, एक बर्तन है। इस बर्तन में एक थिसेल कीप है। ये थिसेल कीप जो है, ये जो सिरा है, मतलब ये जो थिसेल कीप है ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। जो कीप का ये सिरा दिखा है यहाँ पर देखो, लिखा भी है कि ये अर्धपारगम्य झिल्ली है और इसमें विलयन भरा हुआ है, कोई विलयन है भरा हुआ है। और जो बाहर है, बाहर मतलब ये इधर ये सब पूरा पानी है या विलायक मान लो है, विलायक है ये सब विलायक है। इधर जो बर्तन में पूरा विलायक है और तो बर्तन में विलायक भरा हुआ है और ये अर्धपारगम्य झिल्ली है और इसमें विलयन भरा हुआ है। तो इस झिल्ली से होकर ये जो बर्तन में पानी भरा हुआ है, इसमें ये सब जो बर्तन में पानी है इस झिल्ली से होकर इस थिसेल कीप में पहुंच जाता है। क्योंकि यह एक नियम है कि विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली में उच्च सांद्रता, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ विलायक के अणु गमन करते हैं। अभी आगे और समझ में आएगा, लेकिन यहाँ इतना सिर्फ जान लेना आवश्यक है कि विलायक का अणु इस अर्धपारगम्य झिल्ली से पहले जब घोला गया था, पहले जब इसको डाला गया, इस थिसेल कीप में सिर्फ विलयन यहीं तक है जहाँ तक कि इसका विलयन का बॉर्डर है। लेकिन जब इसको विलायक में डाला गया तो इस अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर इसमें विलायक का भी इसमें चला गया। तो इसका जो स्तर था थिसेल कीप का, ये स्तर बढ़ के यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, यानी कि बढ़ गया। क्यों? तो अब देखो परासरण किसको कहते हैं। तो परासरण बताया गया है इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि मान लीजिए कि केवल विलायक के अणु ही अर्धपारगम्य झिल्ली में से निकल सकते हैं। तो यहाँ जो चित्र में दर्शाया गया है इसके अनुसार झिल्ली विलायक और विलयन के बीच में रखी हुई है। झिल्ली, ये झिल्ली है, झिल्ली कौन है, ये नीचे वाला झिल्ली है। और इसमें इसके अंदर जो थिसेल कीप है इसमें विलयन भरा हुआ है और पात्र में विलायक है। तो झिल्ली विलयन और विलायक के बीच में रखी हुई है। तो विलायक के अणु इस झिल्ली में से होकर निकलकर, विलायक के अणु इस झिल्ली में से निकलकर विलयन की ओर प्रवाहित हो जाते हैं। यही हम बताए कि इस पर पात्र में जो विलायक है इसका अणु
इस झिल्ली से हो करके इस विलयन में प्रवाहित हो जाते हैं। और प्रवाह की यही प्रक्रिया जो है वह परासरण कहलाती है। प्रवाह की यही प्रक्रिया परासरण कहलाती है। अब यहाँ पे एक अलग एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, अलग प्रयोग है। जैसा कि हमने बताया कि अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलायक कण विलयन की तरफ प्रवाहित करेगा। तो यहाँ पे दो बर्तन है, एक ये और एक ये। इसमें विलयन भरा हुआ है और इसमें विलायक है, यानी इसकी सांद्रता अधिक है, इसकी सांद्रता कम है। बीच में यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये बीच में एक झिल्ली लगी है। ये बीच में ये एक झिल्ली लगी है, यहाँ पे ऐसे देखो SPM लिखा है। तो ये बीच में एक झिल्ली लगी हुई है। अब ये जो झिल्ली है, इस झिल्ली में से इसमें विलयन है, इस वाले में विलयन है, इस वाले में विलायक है। अब विलायक का अणु इस झिल्ली से होकर इसमें चला जाएगा। विलायक का अणु जो है इस झिल्ली से होकर इसमें चला जाएगा। अब इस बर्तन में और इस बर्तन में दोनों पे एक पिस्टन लगे हुए हैं। दोनों पर पिस्टन लगे हुए हैं। अगर इस वाले पिस्टन को जो विलयन है, इस वाले पिस्टन पर जो विलयन है, बाहर से कुछ दाब लगाया जाए तो विलायक के अणु का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जो परासरण हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं। अगर विलयन के पिस्टन पर दाब लगाया जाए तो ये जो परासरण हो रहा है, जो विलायक का अणु अर्धपारगम्य झिल्ली SPM से होकर इस वाले विलयन में आ रहा है, उसको रोका जा सकता है। तो यही दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब का होगा वह दाब जो विलायक के प्रवाह को रोक दे, परासरण दाब कहलाएगा। अब यहाँ पे एक बात यह जान लेना आवश्यक है कि अगर एक बर्तन यहाँ पे है और इसमें से ये एक बर्तन है, इसमें मान लो कि विलयन है, और एक बर्तन ये है, इसमें विलायक है, और यहाँ बीच में हम जो है एक अर्धपारगम्य झिल्ली रख दिए। तो इसमें से हो करके विलायक का इस वाले बर्तन में जाएगा। अच्छा, ये जाएगा तो कब तक जाएगा? तब तक जाएगा जब तक दोनों की सांद्रता बराबर नहीं हो जाती। जब दोनों की सांद्रता बराबर हो जाएगी तब ये जाना बंद कर देगा। इसी को साम्य अवस्था कहते हैं कि जब दोनों पात्र की सांद्रता बराबर हो जाती है तो झिल्ली में से विलायक का कण
जाना बंद कर देता है। इसी को साम्यावस्था कहते हैं। साम्यावस्था प्राप्त होने तक विलायक के कण का प्रवाह सतत बना रहता है। सतत मतलब लगातार, यानी झिल्ली में से विलायक का अपनी ओर से विलयन की ओर प्रवाह बना रहता है। परासरण के बारे में बता दिए, परासरण दाब भी बता दिए। जैसा कि एक नियम हमने आप लोगों को पहले बताया कि अगर दो बर्तन है, इसमें विलायक है, इसमें विलयन है, विलयन की सांद्रता हमेशा ही विलायक से अधिक होगी। परासरण का यह नियम है कि विलायक का अणु हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करता है। सांद्रता क्या है? सांद्रता किसी भी विलयन की सांद्रता जो है, उससे यह पता लगता है जो विलयन है उसमें विलेय की कितनी मात्रा उपस्थित है। अगर किसी विलयन में विलेय की मात्रा अधिक है तो उसकी सांद्रता अधिक होगी। यदि किसी विलयन में विलेय की मात्रा कम है तो उसकी सांद्रता कम होगी। यानी अगर विलेय अधिक मात्रा में है तो सांद्र विलयन, विलेय कम मात्रा में है या विलेय है ही नहीं तो वह तनु है। अब देखो, एक विलयन का परासरण दाब वह अतिरिक्त एक विलयन का परासरण दाब वह अतिरिक्त दाब है जो कि परासरण को रोकने या विलायक के अणुओं को एक अर्धपारगम्य झिल्ली में जाने से रोक दे। परासरण दाब क्या है? जो अर्धपारगम्य झिल्ली में से विलायक के अणु को जाने से रोक दे, उसी दाब को परासरण दाब कहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर बताया कि अगर इस विलायक का अणु इस विलयन की ओर प्रवाहित हो रहा है तो इस विलयन वाले पिस्टन पर अगर हम अतिरिक्त दाब बाहर से लगा दें तो इस परासरण को रोक सकते हैं। नहीं तो ये तब तक इधर जाता रहेगा जब तक साम्यावस्था प्राप्त नहीं कर लेगा। तो परासरण दाब वह दाब है जो कि परासरण की प्रक्रिया को रोक दे। अब देखो, इस चित्र में क्या समझाया गया है? इस चित्र में समझाया गया है कि परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुण है। परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुण है। क्यों अणुसंख्यक गुण है? हमने कहा कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर प्रवाहित होगा। तो परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुण है। अणुसंख्यक गुण का मतलब अणु की संख्या जो कि विलेय की अणु की संख्या पर निर्भर करता है। परासरण दाब अणुसंख्यक गुण है जो कि विलेय के अणु की संख्या पर निर्भर करता है। यानी उस विलयन में विलेय का कितना अणु है उस पर निर्भर करेगा, ना कि उस अणु की प्रकृति क्या है इस पर निर्भर करेगा। तनु विलयन के लिए प्रायोगिक तौर पर यह पाया गया कि परासरण दाब तनु विलयन के लिए
पाया गया कि परासरण दाब दिए गए ताप T और मोलरता C के समानुपाती होता है। परासरण दाब तापमान और मोलरता के समानुपाती होता है। यानी कि अगर हम इसको परासरण दाब ताप T और मोलरता C के समानुपाती होता है। अगर परासरण दाब को हम पाई से लिखें, ये पाई है जो यहाँ पर लिखा है, परासरण दाब को हम पाई से लिखें तो पाई इज प्रोपोर्शन टू समानुपाती तापमान और पाई प्रोपोर्शनल टू C। ये तापमान है, ये मोलरता है। देखो, हम इसके पहले वाले वीडियो में भी बताए हैं कि जब समानुपाती का ये जो चिन्ह है इसको हटाएंगे तो एक स्थिरांक लगाते हैं, तो पाई बराबर, जब बराबर के तो समानुपाती चिन्ह हटा तो यहाँ पर एक स्थिरांक लगाएंगे n, वो n कह रहे हैं R C T, जहाँ पे ये R क्या है, R है गैस स्थिरांक, ये एक नियतांक है। पाई क्या है, परासरण दाब है, पाई परासरण दाब है।